इंदौर 27 जून। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल में पूरे देश के लाखों निर्दोष निरपराध लोगों को जेल में ठुसकर पूरे देश को जेल में तब्दील कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर अवैधानिक मनमाने संविधान संशोधन कर संविधान का दुरुपयोग कर पूरे देश में अवैध गिरफ्तारियां कर भय आतंक व असहनीय शारीरिक व मानसिक यातनाएं दी गई व लिखने बोलने की आज़ादी छीन ली गई तथा न्यायालय व मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया। उस समय कोई दलील नहीं, अपील नहीं, वकील नहीं का संविधान विरोधी कार्य श्रीमती गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने की हेतु अत्यंत नीचतापूर्ण कायराना कार्य किया। वर्तमान युवा पीढ़ी जो इस बर्बर अमानवीय अत्याचारों से अनभिज्ञ है, वे इसे समझे ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु पूर्ण सजग रहे। गौ सेवा भारती के अध्यक्ष श्री सुरेश पिंगले ने बताया कि उक्त भावुक संवेदनशील विचार गौसेवा भारती, चैतन्य भारत, लोकतंत्र सेनानी संघ, संस्था विश्वम व संस्था उद्घोष के संयुक्त तत्वाधान में आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल की व्यथा कथा विषय पर विहिप के पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री हुकुमचंद जी सावला व 21 माह जेल की यातना भोगी श्री मेघराज जी जैन ने विट्ठल रुक्मिणी गार्डन में व्यक्त किए। श्री सावला ने भेष बदलकर अनेक बार पुलिस से बचकर जेल में बंद साथियों के परिवारों को निरंतर अर्थ सहायता व अन्य जीवनोपयोगी सहायता की व सतत चिंतित रहे। श्री मेघराज जी जैन अपनी अमानवीय अत्याचारों भरी 21 माह की जेल यात्रा के बुरे अनुभवों वो टाट लेकर जाकर जेल के दरवाजे के पास बैठ जाते, शाम तक वहीं बैठे रहते थे। खाना भी बहुत मुश्किल से खाते थे कि जेल का दरवाज़ा खुले और मैं बाहर जाऊँ, यानी ऐसी मनस्थिति थी। जेल के अंदर बीमार पड़ जाए तो इलाज नहीं मिलता था। बहुत शुरू में बहुत तकलीफ हुई। जेल के अंदर हमारे साथ अभी जो बच्चा आया था, बेटा उसका प्रेमचंद जी राठौड़ का राजेश, तो प्रेमचंद जी मेरे साथ में प्रचारक था, धार जिले में बहुत साथ काम किया उन्होंने। हमने खूब घूमे गांव संघ का काम करने के लिए। तो प्रेमचंद जी का बेटा ऊपर से खिड़की से नीचे गिर गया। अब घर में भाभी अकेली थी, बच्चा होगा कोई छोटा, ये उस समय छोटा था, बड़ा था पता नहीं। हाँ, ये छोटा था कि बड़ा था मालूम नहीं मुझे। वो एक बच्चा शांत हो गया। घर में कोई था नहीं। कुछ पत्रकारों ने इधर उधर बाहर के लोगों ने खूब ट्राई करी, तब जब बड़ी मुश्किल से 2 घंटे का पैरोल दिया, शमशान के हट जाकर उस बच्चे का दाह संस्कार किया। उन्होंने इतना कहा प्रेमचंद जी ने, खाली मुझे सड़क दूर से आप केवल पत्नी को सांत्वना दे दूँ, इतना कोई घर के वहाँ तक ले चलो नहीं। जेल से सीधे शमशान घाट से जेल में लाके बंद कर दिया है ना। इस प्रकार के निशंस हत्याकांड, मतलब वहाँ पर ये सब चलता था। अब जेल के अंदर ज़्यादा, क्योंकि बड़े बड़े नेता थे इसलिए यहाँ तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। एक बार कलेक्टर के ऊपर तोप लगा करके और बड़ा मशीन गन लगा के जेल के अंदर घुस गया, बोले यहाँ से पर्चे छपते और बाहर जाते हैं। अब बड़ा परेशानी कि जेल के अंदर पर्चे कैसे छप सकते हैं, पर वो तो आया, वो बड़ा दोस्त, उन्होंने कहा कुछ तो उधर गड़बड़ करने की नियत से। पर जेल के अंदर अधिकार रहता सुप्रीटेंडेंट का, तो सुप्रीटेंडेंट आ गया, उसने कलेक्टर को खूब डांटा कि आप कैसे जेल में घुसे हैं मेरी बिना आज्ञा के, निकलो बाहर। उसको बाहर निकाला। बाद में सुप्रीटेंडेंट का, वो सुप्रीटेंडेंट जो थे वो मुसलमान थे, पर आदमी ठीक था बिल्कुल व्यवस्थित, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया इंदौर जेल से। पर उन्होंने कलेक्टर को बाहर निकाला जेल से, गेट लगा कर मेरे आज्ञा के बिना गेट नहीं खोलना। ऐसा इस प्रकार का वो सब वहाँ पर घटनाक्रम चला। बाकी जेलों के समाचार आते रहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने सबको बाहर निकाल दिया कांग्रेस से, सब लोग निकल गए बाहर। जवाहरलाल नेहरू रहे, बाद में छोटे मोटे लोग थे उनको करकोरा घटा के अपनी बेटी को स्थापित किया उन्होंने। वो लंबी कथा वो नहीं कहना चाहता मैं आपको। तो संविधान की हत्या कांग्रेस के खून में है। इस गांधी खानदान, नेहरू खानदान के खून में संविधान की हत्या करने की, लोकतंत्र की हत्या करने की उनके स्वभाव में है। और उसके अनेक घटनाएं अपन सब जानते, ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगा, परंतु लगातार ये सब चलता रहा। जैसा अभी उस हमारी बेटी ने कविता गाई, कैसे दम्भ में आकर के उसने इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, वो आप सबको पता है। उस आपातकाल के बाद लगाने के बाद संविधान में 48 संशोधन किए विधेयक के द्वारा,
अध्यादेश जारी कर करके और संशोधन किए संविधान में। अभी संविधान की हत्या नहीं तो क्या था? कोई नियम नहीं, कोई संसद में बहस नहीं, कोई संसद में चर्चा नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में कोई पूछ नहीं, केवल मन से अपना करती थी वो इस प्रकार। और उनके बेटे पोते अपना तथाकथित वो संविधान की कापी लेकर, संविधान नहीं है खाली कागज है, ऊपर से जिल्द चढ़ाई वो लेके घूमते रहते हैं कि ये संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। वो खड़गे जी आज बोल रहे हैं। तो इन सब की बात करने का मतलब नहीं है, पर जो कुछ इंदिरा गांधी ने उस दिन किया कि देश के सारे समाचार पत्रों के ऊपर लाइट काट दी गई। सब समाचार पत्र जो है उनको सेंसर लगा दिया गया। जो समाचार पत्र आप उसके अंदर कोई ऐसी खबर नहीं डालोगे जिससे ये हो। या नई दुनिया में राजेंद्र माथुर संपादक थे, उन्होंने संपादक ही खाली छोड़ा था, तो उसने वो पूरा खाली था संपादक। ऐसे कई अखबारों ने किया। तो इस प्रकार का सब नेताओं को, बाकी लोगों को गिरफ्तार किया। मैं उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं संगठन मंत्री था, संघ का प्रचारक, संगठन मंत्री था। बाद में जनसंघ में युवा संघ का काम देखता था। तो हमको कहा गया कि अंडरग्राउंड रहोगे, आप गिरफ्तार नहीं होंगे, जो लोग जेल गए उनके परिवार की व्यवस्था देखोगे, करोगे। तो मैं 5 महीने से मतलब अब हुआ गया, जिस दिन इमरजेंसी लगी मैं तो संसद में इसका विरोध हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, राजनीतिक लोगों को बंद नहीं करेंगे इसमें हम, ये तो गुंडे, बदमाश, उठाई गिरे, चोर, भ्रष्टाचारी, भूमाफिया, उनके लिए लगेगा, ये वचन दिया गया था। मगर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 25,000 से अधिक लोग उस समय पहले झटके में बंद हुए, 10,000 से अधिक लोग पुलिस की यातनाएं सहते रहे और 10,000 लोग ऐसे थे जिनके वारंट थे, पकड़ में नहीं आए। मेरे पे वारंट था, 5,000 का इनाम था, मैं आखिर तक पकड़ में नहीं आया। एक घटना जिसका थोड़ा सा उल्लेख मेघराज जी ने किया, हैवानियत भी कांप उठती है। देवास जिले में सोनकच तहसील है, सोनकच तहसील में भूतिया ग्राम है, मैं वहाँ जिला प्रचारक रहा हूँ। वहाँ के तहसील कार्यवाह रामचंद्र राणा थे। 7 लोग आकर के उन्होंने देवास में सत्याग्रह किया। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जूतों, घूंसों और डंडों से उनको पिटाई की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, नंगा कर जूतों से के शरीर पर नंगा नाच किया, लेटा कर उसमें नाच करते रहे। लिखी है, ये पढ़ने जैसी है, ये जीवन का इतिहास है। मेरे मित्रों, 14 नवंबर 1975 जिस सत्याग्रह की चर्चा मेघराज जी कर रहे थे, उस समय आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मेघालय और नागालैंड इन 2 प्रदेशों को छोड़कर भारत के सारे प्रदेशों में 360 जिलों में से 316 जिलों में हमने सत्याग्रह का कार्यक्रम करवाया। 1 लाख से अधिक लोगों को सत्याग्रह करते हुए जेल गए थे। अब मुझे बताइए कि जेल के अत्याचार इतने होने के बावजूद, पुलिस के अत्याचार इतने होने के बावजूद भी 1 लाख लोग सत्याग्रह के निकले। धन्य उन लोगों को जिन्होंने अपने हाथ तक, अपने प्राण हथेली तक लेकर इस कार्य के लिए निकले थे। 40,000 ऐसे लोग थे जो भूमिगत थे, उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे सरकार का पुलिस पकड़ नहीं पाई, वो घटनाएं मैं बीच में सुनाऊंगा। 90% इसमें जो थे लोग वो संघ के थे और 10% लोग अन्य संगठनों के लोग थे। भूमिका तैयार की गई। 25 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की सुपरसीड कर उनको बना दिया गया। उसके पहली बात लिखी उन्होंने, इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र संघ को, अनवरत गंदी गालियों की बौछार। दूसरा, अत्याचार, नंगा कर यातनाएं देना। तीसरा, कई दिनों तक सोने नहीं देना, शरीर को सिगरेट और मोमबत्ती से जलाना,
जो अंदर और बाहर थे उनको जलती हुई सिगरेट चिपका देते थे, मोमबत्ती चिपका देते थे, हवाई जहाज बनाकर हवा में लटकाना, गुप्त अंगों में डंडा डालना, गुप्त अंगों में मिर्ची का पाउडर डालना और पेट्रोल की भीगी पट्टी रखना, कुर्सी बनाकर सजा देना, दीवार के पुट्ठा लगा दो कुर्सी बन जाओ, और घंटों ऐसे बिठा कर रखना, नाखूनों को उखाड़ना, बिजली के झटके देना, पेड़ से लटकाकर उसी हालत में पिटाई करना, नंगा लिटाकर बूट पहने हुए शरीर के ऊपर चलना, पुलिस वाले लिटाकर ऊपर जूते पहने हुए उसके नंगे शरीर पर चलते थे, बाल खींचना, दीवार से सर टकराना, घुटनों के बीच डंडा रखकर दबाना, रोलर घुमाना, नंगे तलवों पर डंडे या भेंटता था तब तक मारना जब तक मांस न निकल जाए, लेटी हुई स्थिति में पूरे के बल रेंगवाना, अंग्रेजी का झेड़ बनता है ऐसे शरीर को झेड़ बनाकर घंटों खड़े रखना, अंडकोश को गांठों को दबाकर असहनीय वेदना पहुंचाना, कड़ाके की सर्दी में रात को खुले में नंगा खड़ा कर ऊपर से बार बार ठंडा पानी उड़ेलना। और केरल में एक सजा होती है कुत्ता खींच, जैसे दो कुत्ते एक शरीर को खींचते हैं ऐसे ही एक अपराधी जो लोकतंत्र सेनानी था उसको दोनों तरफ से खींचना कुत्ते की भांति, इस प्रकार की सजा दी जाती थी। ये प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा गया था। मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे अभी हमने भारत माता की जय बोला, 1975 से 1977 तक कोई भारत माता की जय नहीं बोल सकता था। एक बालक जा रहा था, स्कूल से निकला, उसने भारत माता की जय, बीकानेर ने कलेक्टर ने उठाकर जेल में डाल दिया उसको, किसी ने भारत माता की जय क्यों बोला। ऐसी स्थिति थी। और एक और बात शायद गिरीश जी को याद होगा, उस समय संजय गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया था। जो जेल में है और जो जेल में नहीं जाना चाहते, जो कच्चे पक्के लोग थे, उनको थाने पे ले जाते, बल 20 सूत्री का समर्थन कर दिया, छोड़ दिया, तू कांग्रेस में आ गया है और तू अब आजाद हो गया। यानी 20 सूत्री का समर्थन करना जैसे कांग्रेस का समर्थन करना, उस समय की एक व्यवस्था बना दी गई थी। मेरे मित्रों, आपातकाल में जो अत्याचार हुए हैं इस पर लगभग 300 से अधिक पुस्तकें अभी तक लिखी जा चुकी है और ये आपातकालीन संघर्ष गाथा मान्यता पर लेटाया गया। ये अत्याचार वहाँ का एसपी था ON शर्मा, ओंकार नाथ शर्मा, जिसके निर्देशन पर हुआ था। ये सारे अत्याचार, सरकार जब आई, आपातकाल हटा, सरकार आई, ये ON शर्मा वहाँ विधानसभा की ड्यूटी में था। मुझे समाचार मिला, मैं भागकर कैलाश जी जोशी के पास गया। मैंने, कैलाश जी ये हत्यारा है, ये यहाँ कैसे? अरे भाई सांवला जी, सरकारी नौकरी है, कहीं तो कहीं करेगा। तो तेज सिंह खड़े हुए, आपने अत्याचार नहीं सहे कैलाश जी, इसने मुझ पर क्या अत्याचार किया है? उस समय वहां से हटा गया, तो इतना बेइज्जत किया कि जिंदगी में उसे किसी ने बेइज्जत नहीं किया गया होगा। मेरे मित्रों, कितनी ही घटनाएं हैं। गोविंद शर्मा कन्नौज के नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे, जनसंघ के नेता थे, उनको पकड़ लाए, खूब यातनाएं दी, नंगा करके पीटा गया, उनके लिंग पर 10 किलो का पत्थर लटका दिया गया और गुदादार में डंडा डालकर घुमा दिया गया। इतना रक्त बहता रहा, इतना कष्ट उन्हें हुआ, उसके पश्चात भी उन्हें कई दिन तक थाने पर रखा और फिर जेल में भेजा गया। बेहोशी 18 साल का विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उज्जैन का राजेंद्र कुमार कड़ेल, इनने सत्याग्रह किया क्योंकि इनके दोनों भाई जेल में थे। ये सत्याग्रह करके गए, इनको पकड़ना, पीटना, जेल ले जाना, फिर छोड़ना, फिर पकड़ना, पीटना, फिर जेल लाना। 15 बार जेल लाए गए और पीटते रहे इनको। मरणासन अवस्था में सेवाराम वाधवानी, ये मुख्य शिक्षक थे उज्जैन में शाखा के, इन पर अत्याचार किया गया। इनके भाई थे देवीदास और भाई लक्ष्मण को पुलिस अत्याचार सहना पड़े। झूठी खबर उड़ा दी कि सेवाराम की मृत्यु हो गई। भाग्य से वे बच गए और उनको घर लाया गया। डॉक्टरों पर इतना आतंक था पुलिस का, हम जो कहेंगे वो डॉक्टर को वही रिपोर्ट देना पड़ेगी, नहीं कैसे नहीं दोगे, जो हम चाहेंगे वही होगा। और इसलिए
अस्पताल, इलाज अस्पताल, ये असहनीय वेदना वो सहते रहे। बागली में शशिकांत पाठक मेरे साथ प्रचारक थे, वो पकड़े गए। उनकी जमानत के लिए किसी को भेजना था, मैंने ओम प्रकाश शर्मा को भेजा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, पुलिस ने पकड़ा, खूब पीटा। उन्होंने कहा पीट लो, मार डालो, जमानत मैं ही दूंगा। उन्होंने उनकी जमानत की और फिर भी कुछ दिन के लिए पैरोल में आए, फिर वापस जेल में भेज दिए गए। कितनी घटनाएं हैं जिनके बारे में बताया जा सकता है, पर एक घटना ऐसी है कि पुलिस वाले पकड़ने गए अपने कार्यकर्ता को। वो खड़े हो गए सामने, क्या है? तो तुमको पकड़ना है? तो बोले भाग थोड़े ना, आ जाओ। पर मैं ऐसे नहीं चलूंगा। बोले क्यों? ये जो नामर्द समाज है ना, इसमें वीरता का संचार होना चाहिए। तो बोले क्या चाहते हो? बोले गिरफ्तार करके हथकड़ी डाल के ले चलो, ताकि मैं देश के लिए हथकड़ी से डलवा करके गौरव के साथ जेल में जा रहा हूँ, देशभक्त हूँ, चोर उचक्का नहीं हूँ। उसको हथकड़ी डालकर सारे बाजार, अरे बाजार में जुलूस निकालो मेरा। जुलूस निकाल करके वो जेल में गया। उस समय अत्याचारों के बीच में भी ऐसे साहसी पुरुष होते थे जो अपना साहस का परिचय इस रूप में देते थे। जैसा आपने बताया कि वो पेड़ पर रामनारायण जी शास्त्री पर आरोप लगाया कि ये टेलीफोन के खंभे पे चढ़कर टेलीफोन के तार काट रहे थे। जज ने ऊपर से नीचे देखा, विशाल शरीर, गोरे चिट्टे, धोती कुर्ता, रेशमी कंधे पर दुपट्टा। पुलिस वालों, अरे आरोप भी तो ढंग से लगाया करो यार, ये आदमी खंभे पे चढ़ सकता है क्या? पुलिस वाले भी हंस रहे हैं, जज भी हंस रहा है। डॉक्टर भाई महावीर उन पे आरोप, फिर उसके बाद में पुरुष अंग उनके मुंह में डाला गया, अनैसर्गिक मैथुन कराया गया। 3 दिन तक जुल्म उन पर ढाते रहे। इतिहास में ऐसा प्रसंग कहीं नहीं आया है। जनसंघ से इस्तीफा दो, ये बार बार कहते रहे। उन्होंने कहा कि हम जनसंघ में हैं ही नहीं, हम तो संघ में हैं, हम जनसंघ में नहीं हैं। ठीक है, उन सब लोगों को पकड़कर कन्नौज रोड पर 40 किलोमीटर दूर ले जाकर, एक को यहाँ छोड़ा, एक को 5 किलोमीटर दूर, दूसरे को और 5 किलोमीटर दूर, तीसरे को और 5 किलोमीटर, ऐसे छोड़ दिया और कहा कि सवेरे 10 बजे कोर्ट में तुम्हारी पेशी है। कैसे आएगा? निर्भय सिंह भूतिया से निकले, 48,000 रुपए की जमानत देनी थी, व्यवस्था करके गए। जैसे ही वो जमानत के वहां पहुंचे, पुलिस पकड़ कर लगी, इतना पीटा, तू जमानत देगा? उसके पश्चात भी आप आश्चर्य करेंगे, ईश्वर ने हमारा साथ दिया। वो 40-40, 50-50 किलोमीटर से चलकर देवास कोर्ट में आकर खड़े हो गए। जमानतदार ने जमानत दी और पुलिस ने उनको धौंस दी कि सुन लो, अगर तुमने फिर कुछ किया तो तुम्हारी बहू बेटियों के साथ तुमको संभोग करना पड़ेगा, यह दंड तुम्हें दिया जाएगा। मेरे मित्रों, इंदौर में एक आड़ा बाजार में दिनकर राव खामबेटे की आयुर्वेद की दुकान थी। वो हमारे प्रांत के शारीरिक प्रमुख थे, बाद में जेल में थे। उनके भाई विष्णु पंत खामबेटे, चंपालाल यादव, नहीं, गोविंद जी चौरसिया, रतन वैष्णव, यशोधर जैन, इनको पकड़ा, पूरी तरह से पीटा। भयंकर सर्दी थी, नंगे किए, फर्श पर लेटाया और बाल नोचे, करंट लगाया। होश आने पर पुनः अत्याचार, मीसा में बंद कर जेल में भेज दिया। इतना मारा था कि ये जब लेटरिन जाते थे तो धो नहीं पाते थे, ऐसी स्थिति थी। मुझे स्वयं गणेश जी सुनाने लगे, कई बार हमने उनकी धोई, क्योंकि उनके हाथ ही वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, हाथ मार मार के इतने टेढ़े कर दिए गए थे। अधमरा लोक संघर्ष समिति के सचिव इंदौर के चंपालाल जी यादव थे, पीट पीट कर अधमरा कर दिया, निर्वस्त्र कर रस्सी से बांधकर छत पर से उल्टा लटका दिया गया। गुप्त अंगों में बिजली के झटके लगाए गए। ये क्रम कई दिनों तक चला। उनके चेहरे पर सूजन आने लगी, तब जेल में उन्हें भेज दिया। कई महीनों तक हाथों से इतने कमजोर हो गए थे कि अपना कोई काम नहीं कर पाते थे। विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकाल शंभूजी सोनकिया, जो होशंगाबाद के थे, भोपाल में आकर उन्होंने प्रदर्शन किया। मेरे मित्रों, 6 साथियों को
इतना पीटा, पीटने के बाद में उन्हें अंधेरी कोठरी में धकेल दिया गया। वहाँ न भोजन दिया, न पानी, न ओढ़ने का, न बिछाने का, सीमेंट का नंगा फर्श, और उस पर आकर अंदर जूतों के ठोकरों से उन्हें मारा गया। उंगलियों में रूल डालकर, डंडा डालकर उंगलियां मरोड़ दी गई। 15 दिन बाद छोड़ा गया। 16 मार्च को पुनः मीसा में बंद कर दिया गया। परिजनों को सताया, उसके पिता को इतना सताया कि उनकी मृत्यु हो गई। जब मुझे पता लगा मेरे पिता की मृत्यु हो गई, उन्होंने पैरोल मांगा तो जान करके देरी की गई ताकि वो अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। बर्फ की शिला पर लेटाने का जो वर्णन खेमराज मेघराज जी ने किया, वो जनता युवा संघ, भारतीय जनसंघ का जो युवा संघ था, उसके सचिव थे तेज सिंह सैंदेव। 5 साथियों के साथ उन्होंने सत्याग्रह किया, पकड़ा। गवाह थी एक रामस्वरूप जी कसेरा थे। उनको जब लेके आए, उनसे पूछा क्यों आप इनको जानते हो? हाँ जानता हूँ। कौन है? गोविंद जी चौरसिया। अच्छा, इनको आपके सामने पकड़ा, इनके जेब में से सरकार विरोधी कागज निकले। ए जैसा सुन लो, आज एक तो सोमवार को धन है और महाराज है उपवास। झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कहीं नहीं देखो, मैंने कहीं नहीं देखो, ये सब झूठे लिखे हो इनने। जज भी हंसकर के लोटपोट हो गया, कैसे कैसे तुम यार आरोप लगा लेते हो और कैसे लोगों को तुम गवाहदार बना के लाते हो। उस समय में हम जब लोगों को पत्र भेजते तो कूट भाषा में भेजते थे, जिसको हम ही समझ सकते थे, बाकी लोग नहीं समझ सकते थे। जैसे इंदौर से टेलीग्राम भेजा, बेस्ट विशेष ऑफ हैप्पी जर्नी हरीश। अब इसका मतलब ये, इंदौर से भेजा है, बैठक इंदौर में होगी। तारीख कौन सी? हरीश। हरीश का एच अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर है ना, 8 तारीख को बैठक होगी और इंदौर में होगी। अब क्या सीआईडी का बाप नहीं समझ सकता? वो हमारा ही कार्यकर्ता समझता था कि क्या है ये। एडमिट टू हॉस्पिटल, इसका मतलब था गिरफ्तारी हो गई है। एडमिटेड टू हॉस्पिटल, इसका मतलब है वो जेल में चला गया है। रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल, इसका मतलब है पैरोल मिल गया है। सीआईडी, पुलिस को हम कहते थे मामा हैं ये हमारे। इंदौर में जहाँ हम लोग रुकते थे, रहते थे, जैसे भिड़े जी का मकान, मामा चिटलूनकर का बाड़ा, वहाँ रहते थे, उसको हम कहते थे कहाँ? यूनिवर्सिटी में। अब वो यूनिवर्सिटी जाएगा देखने, हमारी यूनिवर्सिटी थी, यहाँ थी, वहाँ हम रुकते थे। और हमारे लोगों के नाम भी ऐसे थे। एक का नाम था रॉन्ग साइड, एक का नाम था ऑलवेज लेट। रेलवे लाइन के इधर वाले हिस्से में मेरा नाम था हिम्मत भाई, और रेलवे के उस पार मेरा नाम था सुशील जैन। हमारे अरविंद जी मोगे, उनका नाम था बड़े साहब। और हम इसी प्रकार से काम करते थे। मैं जब देवास जेल में पत्र भेजता था तो मालवी में लिखता था, और लिखता था एकनाथ काका जी दिल्ली गया है भुआ जी से मिलने के वास्ते। इसका मतलब है एकनाथ जी रानडे इंदिरा गांधी से मिलने के लिए गए हैं। इस प्रकार की कूट भाषा में। और मल्हारगंज में एक अंबिका सोप फैक्ट्री थी राधेश्याम जी मोदी की, उन्होंने मुझे एक बिल बुक दे दी थी, एक फटा सा बैग दे दिया था, एक पेन दे दिया था कि कोई भी पूछे तो बोल बता देना मैं अंबिका सोप फैक्ट्री का एजेंट तो था। मैं तो बिल बुक लेकर के ऑर्डर बुक करने आया हूँ, मैं कोई एजेंट थोड़ी हूँ मैं। मेरे मित्रों, आपातकाल में संघ पर जितने आरोप लगाए, उस पर संघ ने उसका प्रति उत्तर देते हुए 32 पुस्तकें लिखी, और एक एक पुस्तक की संख्या 1-1 लाख थी, जो सारे देश में बांटी गई थी, जो प्रति उत्तर था। परिवार जो जेल में थे, उनके परिजन जो बाहर थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कमाने वाला जेल में चला गया, छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, कोई सुरक्षा नहीं, उनके जीवन का क्या होगा, इसकी चिंता कौन करेगा। तब हमने एक उपक्रम शुरू किया। जो स्वयंसेवक बाहर थे, जो जेल नहीं गए थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनसे प्रतिमाह पैसे लेना, इकट्ठा करना, लिफाफा बनाना और उनके घर घर पहुंचाने जाना, ये लोग हम करते थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति 2 रुपये 1 महीने में देता था,
पर वो भी 8 चक्कर लगाने के बाद देता था। पर हम भी इतने पक्के थे, 8 चक्कर लगाएंगे पर 2 रुपया तुझसे लेके जरूर जाएंगे, क्योंकि उस समय आपको कल्पना नहीं होगी तो 2 रुपये की कितनी कीमत थी। और ऐसे 2 रुपये से 500 रुपये तक देने वाले लोग हमें मिलते थे। मैं छावनी में गया, मेघराज जी, छावनी में गए एक के यहाँ, मैंने वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, फाइनल ईयर में थे। मैंने कहा भाई मदद करो यार, कुछ लोगों से धन संग्रह करके दो। क्या बात कर रहे हो, 2-2 रुपये 25-25 रुपये से क्या देश चल दे सकता है? अरे रिवाल्वर हो, 50 लोगों को फोड़ दूं मैं बिहार, क्या समझ रखा तुमने? अरे इनको मृत्यु का अलावा कोई सजा नहीं दूसरी, मेरे पास रिवाल्वर होती तो मैं फोड़ देता। मेरे मित्र के पास रिवाल्वर थे, दूसरे दिन झोले में रखे गया मैंने भाई साहब, डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि रिवाल्वर होती तो फोड़ देता, ये रिवाल्वर है, फोड़ दो। अरे यार क्या बात कर रहे हो, मेरी कैरियर का सवाल है, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, मैं किसी को मारने जाऊंगा क्या? मैंने कल आप बहुत ऊंची ऊंची दे रहे थे, ये रिवाल्वर है, फोड़ दो 5-25 लोगों को। ऐसे लोगों से भी हमारी रोज भेंट होती थी। 50,000 से अधिक लोग। काल की घटनाएं कुछ ऐसी हैं कि जिनका वर्णन करने में मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि यहाँ मातृशक्ति विद्यमान है, उनके सामने कैसे उस व्यथा को सुनाया जाए, एक प्रश्न खड़ा होता है। किंतु ये बात सत्य है, इतिहास केवल तारीखों का संग्रह नहीं है। इतिहास केवल तारीखों का संग्रह नहीं है, इट इज कर्मों का सिद्धांत, कर्मों का हिसाब है। किसने इतिहास में क्या किया, उसका परिणाम क्या हुआ, इसका हिसाब किताब इतिहास में होता है। जब कोई सत्ता पर बैठता है, अहंकार, अत्याचार, अधर्म करता है, उसका साक्षी समय और ईश्वर होता है। समय और ईश्वर उसका साक्षी होता है, और ये दोनों न्याय करते हैं। वही मैं व्यथा आपके सामने बता रहा। आज हम याद करते हैं इंदिरा गांधी को, और इतिहास में अंदर जाकर देखते हैं तो एक राजा होता है, उसका नाम था औरंगजेब। इंदिरा गांधी का शासन औरंगजेबी शासन था, दोनों में समानताएं थीं। आज हम उन्हें याद करते हैं। औरंगजेब ने तलवार के बल पर अपना राज्य स्थापित किया, तो इंदिरा गांधी ने संविधान को हथियार बनाकर अपनी सत्ता बचाई। युगों तक तानाशाही और क्रूरता जैसे ये वक्त, लेकिन तानाशाही जैसी सत्ता हमारे सामने अगर आती है तो ये 2 चित्र हमारे सामने उभरते हैं, एक औरंगजेब का और दूसरा इंदिरा गांधी का। औरंगजेब के पिता कैद में थे, भाई दारा, शुजा, मुराद, इनकी हत्या उसने जेल में डालकर करवाई थी। बेरहमी से मरवाया, क्योंकि वो दोनों विचारों से उदार थे। इंदिरा गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध ठहराए गए उनके चुनाव के बाद आपातकाल थोप दिया, सारे देश को जेल बना दिया। 1 लाख से अधिक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बिना मुकदमा चलाए जेलों में बंद थे। अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण जी, ऐसे संप्रति कितने भी नाम लिए जा सकते हैं, जिनके कुछ का नाम मेघराज जी ने उल्लेख किया है। कानून हमारे देश में अत्याचार, अन्याय हो रहा है, और कैसे हम ये सब आपातकालीन सह रहे हैं, किस तरह से हम अपने देश को बचा सकते हैं, हमारे हिंदू धर्म संस्कृति कैसे आगे चलेगी, इसे आप में क्या कहना है? बोला वही यहाँ पे 2 शब्द में कोई बात बोली नहीं जा सकती है। एक बात, ठीक है। कांग्रेस यह ही देश विरोधी पार्टी है। हाँ, उसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, और इसलिए कि क्रांतिकारी घबरा गई थी, इसलिए उसको सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस बनाई थी। और कांग्रेस आज तक यही करती रही है। भारतीय संस्कृति, भारतीय आचार विचार, भारत की सारी मान्यता सबको धूमिल कैसे करना, नष्ट कैसे करना, यही कांग्रेस का काम रहा। और इंदिरा गांधी को जब उसके चुनाव रद्द हो गया तो उसने आपातकाल लगाया, जेल के पूरा देश को जेल खाना बना दिया था। जो अंदर थे वो तो अंदर थे, जो बाहर थे वो ज़्यादा डरे हुए थे कि कब उनको अंदर कर दिया जाएगा।
पुलिस परेशान करती थी लोगों को नसबंदी के नाम पर। क्या क्या अत्याचार हुए हैं, जितने आज सुना है कि सांवला जी ने, किताबें भरी पड़ी है अत्याचारों से। इतने अत्याचार किए, भगवान ने उसका सज़ा दी सबको, उनके परिवार को। एक ऊपर से आसमान से टपका, एक को उनके ही कर्मों का फल उनको को मिला। भिंडरा वाले को उन्होंने खड़ा किया, भिंडरे वाला ने उनको मरवाया। एक जो है वो तमिल के अंदर वहाँ तमिल वालों को करवाया, फिर तमिल ने किया, वहाँ तमिल के आदमियों ने फिर उनको उड़ा दिया। तो कर्म का ही पीछा नहीं छोड़ते। उन्होंने इतने अत्याचार किए हैं कि इसलिए आज रसातल में चली गई कांग्रेस। और एक ऐसा ये जो पप्पू है राहुल गांधी, वो हमेशा ऐसी बात करता है, देश विरोध की बात करता है। कभी उसको क्या हो गया मतलब समझ में नहीं आता, कांग्रेसियों को उसको माथे पर लेके ढो रहे हैं। तो ऐसा अत्याचार करने वाली पार्टी जनता ने ठुकरा दी। अब कभी ये पार्टी सब नहीं हो सकती, न सत्ता में आ सकती। तो आपका ये कहना है कांग्रेस विरोधी पार्टी हमारे देश में रह के हमारी जनता, हमारी संस्कृति, धर्म का मतलब शोषण कर रही है? आज तक इतना ये है कि किताबें भरी पड़ी है इनके अत्याचारों से, इनके कर्मों से। इन्होंने ऐसे ऐसे संविधान के अंदर ये किए कि भारत की संस्कृति कैसे नष्ट हो जाए। भारत के जो लोग हैं, आयुर्वेद को उन्होंने नष्ट किया, संस्कृत को उन्होंने नष्ट किया। ये डाल दी कि आप ये गुरुकुल नहीं चला लोग सकते। तो कहते हैं कि कांग्रेस ने आगे पहले बहुत विकास किए हैं और लोग उनको मानते हैं। आज हमारे हिंदू धर्म के लोग, उनसे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या कारण आप इस मुद्दे पे क्या लालच से ये हिंदुओं के अंदर जिस तो फिर प्रकार हम रोकने में कहाँ असफल हो पा रहे हैं? ये चीज़ हम रोकने में कहाँ असफल हो पा रहे हैं? हम लोगों को क्यों नहीं समझा? हमारे देश में रह के हम लोगों को ये क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? अब समझा पाए मतलब अगर लालच बड़ा है, देश से, धर्म से, बाप से भी अगर बड़ा लालच है, तो लोग बाप को बाप मानने को तैयार नहीं है। हाँ, नहीं, आपका ये हम अपने धर्म को, हमारे हिंदू कई लोग अभी भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभी भी कई बड़े आपने देखो ब्राह्मण समाज के नेता, आप नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हम उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं कि इतने बड़ा हिंदू धर्म विरोधी होने? देखिए, रोकना है क्या? किसी को जबरदस्ती थोड़ी रोका जा सकता। हम तो प्रचार करते, उनको भी दिखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। आज लगातार हिंदुओं के खिलाफ वो बोल रहा है। राहुल गांधी बोलता है कि हम सत्ता में आएंगे तो इन हिंदुओं को देख लेंगे क्या करेंगे। इसके बाद भी अगर हिंदू को समझ में नहीं आता है। ये जो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, वो जो एक विधेयक लेके आई थी लक्षित हिंसा इसके नाम से, उसके अंदर तो ऐसा कर दिया था कि औरंगजेब के बाप बन गई थी, तो औरंगजेब इसके सामने कुछ नहीं था। वो तो ऐसा वक्त संसद के अंदर इतना विरोध हुआ, वो ला नहीं पाई, दो बार संसद में पेश किया उन्होंने। ये सब सारा किया उन्होंने। ये जो वक्फ बोर्ड के अंदर उन्होंने जिस प्रकार का करा, ये सारा हिंदुओं के खिलाफ। और क्या है कि वो जिस पे हाथ लगा दे, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन, मंदिर 1500 साल पुराना मंदिर 1400 साल इस्लाम को। आज हम आपसे थोड़ा सा वोटिंग तो आज हम भी ले रहे हैं ना, उनको आज भी सुविधा दे रहे हैं। हम कहाँ हिंदू राष्ट्र कोशिश कर रहे हैं? आगे हम कौन सा कार्यक्रम करेंगे जिससे हिंदू जाग सकते हैं? हम इतना लगातार हम तो कर ही रहे हैं, लगातार काम ही चल रहा है, लगातार कर रहे हैं सब लोग। अलग अलग प्रकार से 50 प्रकार से लोग जीवन दे के काम कर रहे हैं। वनवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गरीब बस्तियों में काम कर रहे हैं, साधु संतों में काम कर रहे हैं, अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं इस प्रकार की। उसके बाद आज ऐसी स्थिति बनी है देश के अंदर। पर जिसको लालच लगा हुआ है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं आता है, वो तो अपने लालच में लगा हुआ। मैं एक बस संदेश चाहती हूँ कि हम अपने हिंदू सनातन धर्म को आप क्या संदेश देना चाहें, कैसे जगाएं जिससे पूरा हिंदू समाज एक हो जाए और कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने की ऐसी कौन सी बात बने? देखिए, जनता ने उखाड़ फेंकी कांग्रेस को। कांग्रेस आज कहीं नहीं है, सत्ता में कांग्रेस नहीं है और आएगी भी नहीं कभी सत्ता में। थोड़े बहुत तो प्रजातंत्र में हैं, सब प्रकार के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो उनको वोट देते हैं। अब ऐसा एक चुनाव के अंदर स्थिति होती है कि सारा मुस्लिम समाज है, वो भले ही आज सरकार कोई बदलाव नहीं करती है, जितनी सुविधा सबको हिंदू को मिल रही, सारी सुविधा मुसलमान भरपूर सहायता सरकार का फ़ायदा उठा रहे हैं, पर वोट नहीं देते हैं। वो जानते हैं उनको हिंदू शब्द से ही घृणा है, तो वोट देते हैं कांग्रेस को। प्रजातंत्र में हम रोक नहीं सकते, परंतु जब मतदान होता है तो वो मतलब भारी मात्रा में मतदान करते हैं। हिंदू लोग मतदान करने नहीं जाते, घर में पढ़े लिखे लोग घर में बैठे रहते हैं। कौन जाएगा इतनी देर मेहनत करने, कौन लाइन में लगेगा, कौन धूप में जाएगा। घर बैठे, छुट्टी होती है मतदान के दिन, एंजॉय करने निकल जाते हैं। ये लोग वास्तव में देश के प्रति द्रोह कर रहे हैं, जो लोग ऐसा करते हैं। उनके शब्द धीरे धीरे से समझ में आ रही लोगों के। जब मतगणना होती है तो कांग्रेस की मतगणना मान लीजिए
20,000 मुसलमानों ने वोट डाले, तो कांग्रेस 20,000 के बाद उनका शुरू होती 20,001 से उनकी गणना, और हमारी 1 से शुरू होती है। तो हिंदू भी उनको वोट देते हैं थोड़े बहुत। अब है सब लोग सब प्रकार घर में ही होते हैं, 5 उंगली तो बराबर। हम भी तो उनसे वोट की अपेक्षा करते हैं जो हमारे मुंह मीडिया ने जैसे हैं, लेकिन लगातार समझाने के बाद तो आज स्थिति आई इतनी। लगातार इतने साल तक मेहनत करते रहे, उसका क्या परिणाम है कि आज बहुसंख्यक हिंदू समाज समझ गया है, इसलिए बीजेपी को जिताता है। और भी थोड़े बहुत है जगह उनकी, जब जिस दिन आत्मा जग जाएगी ठीक हो जाएगा। हमने अभी देखा, जैसे हमने आपका शुभ नाम? मेघराज जैन, भूतपूर्व राज्यसभा सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रमुख। वो हमने जैसे कि अभी राज्यसभा सदस्य को सुना, उन्होंने जैसे हमको बोला कि भारतीय संस्कृति कैसे हुआ और कांग्रेस कैसे विरोधी पार्टी बनी। तो ये समाज को जागृत है और इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है कि हम किस तरह से समाज को जागृत कर रहे हैं। छोटे छोटे से प्रयास के सर कार्यक्रम के द्वारा समझा रहे हैं। वोट बैंक बंद नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को आगे देख नहीं पाएंगे, तो हमें समाज को हम जागृत करने की ये कोशिश है इनकी। मैं रिपोर्टर गायत्री तिवारी, थैंक यू जी। आप कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहते हैं, कैसा लग रहा है? 25 जून 1975 को जी भारत में आपातकाल घोषित किया गया। जी 25 जून 1975 जी 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया। जी उस समय इंदिरा गांधी सत्ता में थी। जी उन्होंने ठीक औरंगजेब की शासन पद्धति को ही अपने जीवन में अपनाया। जी जो औरंगजेब ने अत्याचार किए थे वही अत्याचार इन्होंने किए। उसने जैसे सत्ता प्राप्त की थी तलवार के बल पर, उसी ने संविधान को हथियार बनाकर इनने सत्ता पर आरूढ़ रही। जिस प्रकार का उस समय में हिंदू समाज का अपमान, भारतीय समाज का अपमान हुआ था, उसी प्रकार का अपमान इस समय किया गया था। सारा देश जेल बन गया था। तो भारत के नागरिकों की जीवन की जो शक्ति थी उसने पुरजोर विरोध किया। 19 नवंबर 1975 को देश में सत्याग्रह हुआ। देश के 260 जिलों में से 216 जिलों के अंदर प्रदर्शन हुआ, सत्याग्रह किया। 1 लाख से अधिक लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। ये इस बात की जीवंतता का प्रतीक है। जितने अत्याचार उन्हें सहे, जो हाल अंत में औरंगजेब का हुआ, वो तड़पता रहा अकेला और पछाड़ खाकर अपनी मृत्यु हुई। आज उसकी दरगाह पर चमगादड़ और रात को कुत्ते रोते हैं। इंदिरा गांधी भी छलनियों की शिकार हुई। हम हत्या के समर्थक नहीं हैं, किंतु गोलियों के शिकार हुई। जो सी मृत्यु औरंगजेब की हुई थी वैसी ही मृत्यु इंदिरा गांधी की हुई। कि जो भगवान के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। समय लगता है, भगवान परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में विजयी हुए और देश के प्रजातंत्र की हत्या जिन्होंने की थी उनका अंत हुआ।